हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आपका हमारे चैनल एसएस एकेडमी ऑनलाइन में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें हम अल्फा बीटा एंड गामा डीके के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं हूं शैलेश पटले, और आप यदि मेरे फिजिक्स के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिव डीके के बारे में, है ना, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा डीके हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होता कहाँ से, किस टाइप के एलिमेंट से होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव डीके है ये होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारे नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन्स अस्थायी। तो कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल रहना नहीं चाहता, वो क्या करता है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी मीन्स वो स्थायी होना चाहता है। तो स्थायी होने के लिए स्टूडेंट वो अपने में से स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा जैसे पार्टिकल इमिट करता है। स्पॉन्टेनियसली का क्या मीनिंग है, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अपने में से जब अल्फा बीटा गामा जैसे पार्टिकल इमिट करता है तो उसको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, खुद से ही स्वतः ही अपने में से अल्फा बीटा जैसे गामा पार्टिकल डीके करता है। ठीक है, और स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। यही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं हम अल्फा डीके। क्या, अल्फा डीके, है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा डीके। तो ये अल्फा क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्फा होता क्या है। ठीक है, अल्फा के बारे में, अल्फा पार्टिकल क्या है। ठीक, तो स्टूडेंट जो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोला, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मीन्स हीलियम, सबसे पहले हीलियम एटम क्या होता है देख लेते हैं। तो हीलियम एटम होता है जिसमें प्रोटॉन नंबर कितना 2 और जिसका मास नंबर कितना 4। यह है मास नंबर, यह है प्रोटॉन का नंबर, इसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हीलियम एटम में क्या क्या चीजें होती है। हीलियम, यदि मैं एटम की बात करूं तो हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका यदि एटम की ऐसी बात कर ले, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अल्फा क्या है, हीलियम एटम नहीं, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। जब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियस तो बच गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ये हीलियम न्यूक्लियस जो बना, ये हीलियम न्यूक्लियस ही क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। मतलब इसका भी चार्ज, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर से दिया जाता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा 4, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इसका क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास नंबर कितना बन जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। ठीक, तो देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अल्फा डीके होता है। स्टूडेंट सबसे पहले अल्फा के बारे में और बता देते हैं। अल्फा जो पार्टिकल होता है, इसका जिससे मास मैं लिख दे रहा हूँ, मास होता है कितना 4 AMU। ठीक है, इस पे चार्ज कितना आप देख पा रहे हैं, चार्ज है कितना +2e, मतलब प्रोटॉन के चार्ज का डबल। ठीक है, उसके बाद मास हो गया, चार्ज हो गया। उसके बाद इसका जो पेनिट्रेशन पावर है, क्या बोल रहा, पेनिट्रेशन पावर हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता। ये कैसी होती है, बहुत कम, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अच्छा, ये बहुत कम और ज़्यादा जो बात मैं कर रहा हूँ, इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गामा। ठीक है, बीटा एंड गामा के कंपैरिजन में इसका जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो कैसा होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है उनके कंपैरिजन में, और मास ज़्यादा होगा तो हेवीएस्ट पार्टिकल होगा, और हेवीएस्ट होगा इसलिए उसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। साथ ही साथ मास ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है, स्पीड भी कैसी होती है, कम होती है। और अप्रोक्सीमेटली इसकी मतलब स्पीड कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर/सेकंड। किसके कंपैरिजन में लिखी गई है, बीटा एंड गामा। तो मास 4 AMU, चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल, पेनिट्रेशन पावर लो होती इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गामा, स्पीड भी कम होती इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गामा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं जिसमें अल्फा डीके होता है, मतलब कैसे अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो चलिए तो अल्फा जो पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, एटम नहीं है। ठीक, चलिए अल्फा डीके की न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं। मान लिया जाए कोई पेरेंट न्यूक्लियस है,
मतलब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z, इसका मास नंबर हो गया A, ये अनस्टेबल है, तो इससे क्या डीके होगा, क्या इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है ना, तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ हीलियम 2 4, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, एटम नहीं है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस साथ ही साथ एनर्जी निकलेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब ये अनस्टेबल है तो इसमें जैसे इससे प्रोटॉन नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर कितना 4, तो इसमें केमिकली चेंजेस आ जाएगा। तो एलिमेंट एक्स ही ना होकर कुछ केमिकल सिंबल बदल जाएगा, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ वाई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। किससे, वाई से। अब बच्चों ये जो वाई है इसका जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी जाती है ये बोथ द साइड इसका चार्ज एंड मास नंबर कैसा होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। क्या चीज बोला कि एक तो चार्ज और दूसरा क्या, मतलब चार्ज और मास नंबर को मैं ए से ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सीधे, तो ये कैसे होना चाहिए, चार्ज एंड मास नंबर कंजर्व, ठीक है, सेम रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इधर ए है तो इधर भी ए ही होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 है, 4 ज्यादा हो गया, तो 4 ज्यादा हो गया तो 4 माइनस करना पड़ेगा ए से, तो हो जाएगा a - 4। और इधर क्या है, 2 आ गया, तो 2 ज्यादा हो गया तो 2 इधर से माइनस करना पड़ेगा, तो z - 2 आप कर लीजिए। a - 4 + 4 करेंगे तो आपको a मिलेगा, और z - 2 + 2 करेंगे तो आपको z मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गई एक, मतलब जो रिएक्शन लिखी गई है बैलेंस करके लिखी गई है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज क्यों हुई है, जब x से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, स्पॉन्टेनियसली इमिशन है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो उससे एनर्जी भी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू वैल्यू से। इसको हम रेस्ट मास एनर्जी भी बोल देते हैं। कौन सी एनर्जी बोला, रेस्ट मास एनर्जी। इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, कितनी जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो कितनी एनर्जी इमिट होती है, सॉरी कितनी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन का जो नेचर में हो रहा है। बिस्मथ एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे है क्या, इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या, पेरेंट न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, और ये अल्फा पार्टिकल हो गया या हीलियम न्यूक्लियस हो गया और एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियस और ये हो गया डॉटर न्यूक्लियस। क्लियर। तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन इसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो मान लिया जाए हमारे पास बिस्मथ है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 83 और मास नंबर कितना है 212, ठीक है। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा मतलब प्लस He4 मतलब, और यहाँ से क्या, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए 2 क्या माइनस करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखिए जेड कितने से डिक्रीज हो गया, जो नया एलिमेंट बना है वो उससे 2 माइनस हो गया, ये कितना हो गया 4, मतलब ए 4 से डिक्रीज हो गया और जेड 2 से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ जो बनेगा 83 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 81, और 212 से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 208 मतलब 208। तो ये जो एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट बिस्मथ नहीं, क्या होता है, थेलियम, जिसको हम Tl से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, Tl से, समझ गए। तो देख लीजिए ये भी इक्वेशन जो है इसमें भी चार्ज एंड मास नंबर बोथ साइड कैसा है, कंजर्व है, बैलेंस है। क्लियर, ठीक है। तो ये आप समझ पाए। अब देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें क्या, जब बिस्मथ से थेलियम बना, है ना, जब पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है अल्फा पार्टिकल इमिट करके या हीलियम न्यूक्लियस इमिट करके, तो क्या इसके प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस आता है। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जेड में चेंजेस आ रहा है। जेड मतलब तो प्रोटॉन नंबर हुआ, जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी, और ए क्या है, ये ए चेंज हो रहा है। ए में क्या होता है, ए = होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब ए चेंज हो रहा है तो एन और पी तो चेंज होना होगा ही होगा, ये हम कह सकते हैं ना। तो जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस से, तो वहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी चेंज होगी, ठीक है। तो दूसरी बात स्टूडेंट, n/z का जो रेशो होता है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशो है, क्या वो चेंज होता है।
और जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो चेंज होगा यदि तो बढ़ जाता है कि घट जाता है रेशो, ये भी देख लेते हैं ना। इसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 212 में से 83 को माइनस करना पड़ेगा 212 से, तो ये आ जाएगा कितना 129, और 129 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 83, तो ये हो जाएगा 83। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 1.55। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो जो है 208 में से 81 माइनस कर 81 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाय 81, ये कैंसिल आउट हो मतलब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 16 के कितना 1.56। तो आप एक बात देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे n/p या n/z भी इसको बोल सकता हूँ, ये रेशो कैसा हो गया, बढ़ गया। मतलब जब अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो n/z रेशो क्या होता है, रेस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है ना। ये एक बात देख पाए। अब देखते हैं स्टूडेंट की जो अल्फा डीके हो रहा है वो एग्जैक्टली मतलब किस टाइप के न्यूक्लियस से होगा, है ना, उसके मास नंबर क्या होगा, ये कैसा होगा, और होगा तो कैसे होगा, ये सब देखते हैं। स्टूडेंट वे सभी न्यूक्लियस जिसका जो मास नंबर होता है इज ग्रेटर देन 210, कितना मास नंबर इज ग्रेटर देन 210 होगा, वे सभी न्यूक्लियस कैसे होते हैं, इज टू हेवी, कैसे होंगे, बहुत ज्यादा हेवी होते हैं। जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा होगा वे न्यूक्लियस कैसे होंगे, बहुत ज्यादा हेवी होंगे। और ये जो हेवी न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा हेवी होने के कारण होते क्या है, ये अनस्टेबल होते हैं। कैसा, अनस्टेबल होते हैं। तो A इज ग्रेटर देन 210 वाले जो न्यूक्लियस हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, और बहुत ज़्यादा हेवी होने के कारण वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत ज़्यादा हेवी होने के कारण अनस्टेबल होते हैं, क्यों, वाई, ऐसा क्यों कि बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं वो वाले न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज ऑफ कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स। क्या आंसर है इसका कि अनस्टेबल होने का रीज़न क्या है, इधर ही लिख देते हैं, क्या बोले कि बिकॉज ऑफ कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, मतलब कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स क्या है स्टूडेंट, जब न्यूक्लियस होता है, क्या जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आप जानते हैं न्यूक्लियन बोलते हैं हम इनको, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। तो होता ये है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स। तो ये कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास नंबर 210 से ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, और बिकॉज ऑफ कूलॉम्ब रिपल्सिव फोर्स वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल। तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होना चाहता है, हमने पढ़े कि वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये अपने में से अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, क्या, अल्फा पार्टिकल का इमिशन करेगा। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से अपने में से इमिट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल जब इमिट करेगा तो होगा क्या कि इसका अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो इसका मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं आप यहाँ पे दिख गए, मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा, इसका मास रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कुछ मतलब लाइट हो जाएगा जितना था। तो ये फिर क्या हो जाएगा, जैसे इसने मास नंबर इसका डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, अब वो कितना डिक्रीज करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। ठीक है, एक अल्फा, जरूरी नहीं कि सभी न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस से एक ही अल्फा पार्टिकल इमिट होता हो, वो तब तक होते रहते हैं पार्टिकल का इमिशन जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए, स्टेबिलिटी को मेंटेन ना कर ले। क्लियर, तो बच्चों ये बात आप समझ पाए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस जो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी गई है इसमें क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो की वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्स्टिट्यूंट, है ना, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूंट है। इस इनिशियल कॉन्स्टिट्यूंट की वैल्यू को मैंने क्या बोला, जब रेस्ट मास एनर्जी भी बोला था, ठीक है। तो मान लीजिए इस इनिशियल कॉन्स्टिट्यूंट की जो रेस्ट मास एनर्जी है उसको मैंने यूआई से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वाई और ये हीलियम न्यूक्लियस, इसका जो सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी फाइनल प्रोडक्ट की मान लेते हैं कितनी है, यूएफ है। ये फाइनल की सम ऑफ दोनों की मिला के, ठीक है, यूएफ। तो स्टूडेंट ये देखा गया कि जो इनिशियल कंस्टिट्यूंट की रेस्ट मास एनर्जी है और सम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट की जो मिला के जो रेस्ट मास एनर्जी है वो कैसी इनिशियल वो कैसी होती है, मतलब ये है रिलेशन, यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ, ठीक है। तो इनके बीच मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है एनर्जी का। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यू आई माइनस यू एफ। तो ये जो यू आई माइनस यू एफ से जो एनर्जी निकल के आ रही है इसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू या रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है, हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखते हैं Q इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू जो रेस्ट मास हो जाएगा डेल एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, डेल एम इंटू सी स्क्वायर, क्लियर। तो ये डेल एम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी Q वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू इसी फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। इसका जो है रेस्ट मास कितना हो जाएगा, मतलब m इंटू एक्स जेड ए इस एटम का, ठीक है, माइनस y जेड माइनस 2 a माइनस 4 और ये इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा यू एफ है ना, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एम एच ई 2 4, ठीक है। ये हो गया डेल एम इंटू सी स्क्वायर, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, सी स्क्वायर का, तो ये आपने सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये हो गई रेस्ट मास एनर्जी। स्टूडेंट इसको हम साइड में ऐसा भी लिख सकते हैं कि यू आई कितना है, इतना, यू एफ कितना है, इतना, और सी स्क्वायर तो दोनों में आएगा, ठीक है। अब m इंटू मैं सिर्फ इसको एक्स जेड ए को ओनली एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, मतलब मैं बोला एक्स जेड ए को ओनली एक्स से यदि रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको केवल y से और इसको अल्फ़ा से, तो इसको लिखा जा सकता है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फ़ा इंटू सी स्क्वायर। ये हो गई Q वैल्यू। तो स्टूडेंट आप समझ गए कि जो Q वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये है Q वैल्यू। अब ये एटॉमिक मास है, ये AMU में एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, एटॉमिक मास AMU, और 1 AMU बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें यदि मैं इस इक्वेशन में 931.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया अल्फा पार्टिकल। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा जिसमें अल्फा पार्टिकल डीके होता है, तो आप कैसे इसको लॉजिकली सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं बस। फाइनली ये Q वैल्यू कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्टूडेंट आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या था, Z और A। एक एग्जाम्पल है, मान लिया जाए यहाँ पे X है, इसका एटॉमिक नंबर 92 234 ले लिए, कोई एक एटम है, ठीक है। इससे फर्स्ट में 2 अल्फा पार्टिकल इमिट हुए, तो ये बनेगा Y, ठीक है। उसके बाद इससे मैं बोला कि और 3 अल्फा पार्टिकल इमिट हो गए, तो ये बन गया क्या, Z, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे फाइनली जो है चार्ज, मतलब Z कितना होगा और A कितना होगा। तो क्या करते हैं, ये 92 है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं लॉजिकली। 92 है, एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो कितने Z, मतलब प्रोटॉन नंबर घट जाता है 2 और मास नंबर 4 से,
तो 2 हो रहे हैं तो कितने करेगा, इससे डबल मतलब 4। तो 92 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 2 है। 1 होता तो 90 आता, 2 है तो कितने आ जाएंगे, 88, ठीक है ना। और ये 234 से जब एक अल्फा पार्टिकल में मास नंबर कितने से डिक्रीज होता है, 4 से, तो यहाँ पे 2 होंगे तो कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 4 to the 8 से। मतलब 234 में से 8 माइनस करोगे तो 226, 226, है ना। वैसे अब इससे 3 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तो क्या होगा, जो एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो 2 से चार्ज नंबर डिक्रीज होता है, तो ये हो जाएगा 2 3 दा 6, तो ये 6 माइनस हो जाएगा। 88 में 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 82, और कितना बच रहा है, 82। और जब 3 अल्फा पार्टिकल डीके होंगे तो इससे 3 4 1 से 4 डिक्रीज, तो 3 से 4, 3 4 दा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 दा 12, मतलब 226 में से आप 12 घटा लीजिए तो कितना होगा, 214, ठीक है, 6 6 12, समझ गए। तो ये हो गया एग्जाम्पल, आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं स्टूडेंट बीटा डीके। ये अल्फा डीके कंप्लीट हो चुका है ना, बीटा डीके पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बीटा डीके में बीटा डीके क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं, है ना। तो स्टूडेंट बीटा डीके क्या है, बीटा डीके इज अ प्रोसेस इन विच इधर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन और प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन। मतलब इसमें फाइनली प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ड्यू टू इटसेल्फ, मतलब खुद से होता है ना। तो खुद से होता है, वीक फोर्स ऑपरेट हो जाता है न्यूक्लियस में। जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन। कौन, बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ये। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों जो चार्ज हमने -1 कंसिडर कर लिए हैं और मास नंबर कितना, 0। ये 0 किसके कंपैरिजन में लिखा गया है, ये 0 जो होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में लिखा गया है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। तो इसको हमने कितना कंसिडर कर लिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके में n/z रेशो जो होता है, n/z का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/p, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशो है, ये रेशो अल्टर्ड होता है। इस रेशो से सब कुछ होगा, ठीक है। n/z रेशो अल्टर्ड होता है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें n/z रेशो क्या होता है, अल्टर्ड होता है। तो n/z रेशो अल्टर्ड होने का क्या मीनिंग है, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज कि या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं, या तो सेकंड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। मतलब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में या तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो सकती है, या तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से कैसी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी तो इस कंडीशन में जो न्यूट्रॉन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। और जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये हम क्या कर लेते हैं, 1 2 प्रोटॉन ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, यहाँ भी प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, और यहाँ पे 1 2 न्यूट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पार्टिकल के बीच में एक वीक फोर्स ऑपरेट हो जाता है। कौन सा फोर्स, वीक फोर्स ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वीक फोर्स ऑपरेट हो जाता है। ये फोर्स क्या करता है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करवा देता है और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करवा देता है खुद से, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर होता क्या है, तो ये इसलिए कन्वर्ट होते हैं ताकि क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, समझ गए, है ना।
तो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों होगा ये सब कुछ? स्टेबल होने के लिए। तो स्टूडेंट वो प्रोसेस जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है कौन सा डीके कहलाता है? बीटा माइनस डीके। और वो प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है क्या कहलाता है? बीटा प्लस डीके। ठीक है, बीटा माइनस बीटा प्लस। इसका मतलब समझ गए कि बीटा डीके 2 टाइप से होगा, एक तो बीटा माइनस डीके और दूसरा बीटा प्लस डीके। चलिए देखते हैं इनको, बीटा माइनस पहले पढ़ते हैं फिर बीटा प्लस पढ़ते हैं। है ना, तो बीटा माइनस डीके पहले पढ़ लेते हैं। तो बीटा माइनस डीके का न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो बीटा माइनस डीके का न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं जिसमें न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किस में? प्रोटॉन में। ठीक है, तो इसका इस रिएक्शन में भी दोनों साइड चार्ज एंड दोनों साइड मास नंबर कैसा होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जो कि मैंने अल्फा पार्टिकल में समझाया था। ठीक है, अल्फा डीके में समझाया था। तो आपको पता है इसमें चार्ज कितना है? 0, मास कितना है? 1, ये 1, ये 1। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो प्लस, ये 0 है 1 है, तो यहाँ भी फाइनल इस साइड भी क्या आना चाहिए? 0, तो 0 आना चाहिए। 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा -1। और यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो 0 आना चाहिए, तो वो होता है 0। मतलब इस पार्टिकल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया है ना, तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी को हम क्या भी बोलते हैं? बीटा पार्टिकल। क्या? बीटा पार्टिकल। स्टूडेंट न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो क्या इमिट हुआ? इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो है, लेकिन एक पार्टिकल इमिट होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V के ऊपर बार लगाकर। ठीक है, इस पार्टिकल का नाम क्या बताया? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो है। और प्लस इसके साथ ही साथ इस भी रिएक्शन से क्या निकलती है? एनर्जी, जिसको रेस्ट मास एनर्जी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Q से। समझ गए? तो ये हो गई न्यूक्लियर रिएक्शन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना। इसको हम यहाँ पे बीटा माइनस लिख के भी शो कर सकते हैं। इसकी जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट। जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन में मान लिया जाए X कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z और ये A हो गया, है ना, ये हो गया। इसमें क्या बनेगा? प्रोटॉन बनेगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे -1 है, तो इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, मतलब Z से ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ कोई केमिकली दूसरा मतलब न्यूक्लियस बन जाएगा, अनस्टेबल है तो स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? Z से +1 करेंगे, देखिए Z + 1 - 1 कितना बनेगा? Z। और ये A है तो ये कितना हो जाएगा? इधर A ही आ जाएगा, मतलब 1 का 1 मतलब A जैसे का एज इट इज आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा? एंटी न्यूट्रिनो बनेगा, एंटी न्यूट्रिनो ये हो गया। प्लस क्या निकलेगी बाहर? एनर्जी। क्लियर? ये बात आप समझ गए? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बना है, ये एंटी न्यूट्रिनो की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो चार्ज 0 होता है, मतलब चार्ज लेस पार्टिकल है ना। इसका जो मास होता है वो मास क्या है? 0, मतलब मास लेस पार्टिकल है। चार्ज भी 0, मास भी 0। तो क्या इसके पास कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निकला है तो इसका एग्जिस्टेंस है, मतलब इसकी स्पिन होती है। क्या बोला? स्पिन होती, चक्रण होता है इसका, मतलब इसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर इसका जो होता है वो होता है ±½ क्या बोले? ±½ ठीक है, तो ये चीज है एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें बीटा माइनस डीके होता है। एक अनस्टेबल कार्बन ले लेते हैं 6C14। 6C12 स्टेबल होता है, लेकिन 6C14 कैसा होता है? अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इससे क्या निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन। जब बीटा माइनस डीके होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है ना। साथ ही साथ क्या बाहर निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। और यहाँ क्या बनेगा? देखिए 6, तो यहाँ Z+1 होगा, 6 से 1 बोले तो 7, और ये 14 ही रह जाएगा। तो ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 7 और 14 एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन। तो कार्बन बीटा माइनस डीके करके किस में कन्वर्ट हो जाता है?
नाइट्रोजन में, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट करते क्या है कि इसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है ये कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात बता देते हैं कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन तो इमिट होता है, साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो क्रिएट होता है। क्या इसकी जरूरत है? ये क्या करता है स्टूडेंट, जब होता क्या है कि न्यूट्रॉन या बीटा माइनस डी के होता है तो x से y में चेंज होता है एलिमेंट। ऐसा नहीं कि x से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गया, बीटा पार्टिकल निकल के बाहर गया, y निकल के बाहर नहीं गया, ये तो सिर्फ इसका केमिकल चेंजेस शो कर रहा है, ठीक है, ये वही है, बस चेंज हुआ है इसमें, ये निकल के आगे गया। तो स्टूडेंट ये देखा गया है कि यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ना निकले और एनर्जी ले तो ये एनर्जी जो होती है बोथ द साइड कंजर्व नहीं होती। हमको एनर्जी, क्या चीज़, एनर्जी, और दूसरा क्या, मोमेंटम, ये दोनों कैसे होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। ये भी इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए, कंजर्व, है ना, ये इन दोनों कंजर्व होना चाहिए। तो लेकिन यदि मान लिया जाए इन द ये क्रिएट ना हो, ये ना इमिट हो साथ में इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये देखा गया है कि इस साइड की एनर्जी कुछ कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मोमेंटम भी कम हो जाता है। तो ये जब निकल जाता है तो ये रिएक्शन में एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, कंजर्व। तो फाइनली इसके निकलने के कारण है एनर्जी मोमेंटम का कंजर्व होना, बोथ द साइड रिएक्शन, समझ गए, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट अब हम Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन की, है ना। तो इस एग्जांपल को हम पेश कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि Q वैल्यू की जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है वही होगा जो मैंने अल्फा के लिए लिखा था, UI माइनस UF, ठीक है, Q इज इक्वल टू UI माइनस UF, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनिशियल कंस्टिट्यूंट की रेस्ट मास एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, और ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, UF। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, इसी से होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट मैं सीधे सीधे इसको क्या लिख लूँगा, mx लिख लूँगा, और इसको मैं my लिख लूँगा, इसको क्या mx, इसको क्या my, और मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो गया mx। स्टूडेंट यहाँ पे जो डेल एम है ये न्यूक्लियस का रेस्ट मास हमको कंसिडर करना है, क्या, न्यूक्लियस का रेस्ट मास। अब न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेंगे, यदि हमको एटम का मास दिया है तो मान लिया जाए ये जो लिखा हुआ है ZA, ये है मास ऑफ टोटल एटम, है ना, मास ऑफ एटम है। तो एटम और न्यूक्लियस में फ़र्क क्या है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भर नहीं रहता, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी होते हैं। तो मुझे यदि एटम का मास है, मुझे इससे इलेक्ट्रॉन का मास निकाल दूंगा बाहर, तो केवल किसका मास आ जाएगा, न्यूक्लियस का मास। तो न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए मुझे इससे माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का मास, और कितने इलेक्ट्रॉन है, Z, तो Z इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या, ये जो चीज़ बनी है क्या है, न्यूक्लियस का मास बन गया। तो यहाँ पे जो डेल एम आएगा वो न्यूक्लियस का मास होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इससे इसको मैं फाइनली mx लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा mx माइनस, क्या घटा देंगे, अभी ये एटम का है, न्यूक्लियस का बनाने के लिए ZMe माइनस कर देंगे, तो ये हो गया इसका, ठीक है, माइनस, अब ये सारी चीज़ें माइनस होकर इधर आ जाएगी इस माइनस के कारण। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इसके लिए कितना, इसको my लिखेंगे, तो हो गया my, ठीक है। अब इससे भी इलेक्ट्रॉन का मास माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Z+1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, Z+1 Me, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्लस Me, ठीक है। ये Q है तो Q इंटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर, है ना। इसके बाद देखते हैं इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं आगे, हो जाएगा mx माइनस ZMe माइनस, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, चलिए एक बार लिख लेते हैं, my माइनस ZMe माइनस Me माइनस ZMe, और ये माइनस Me, ठीक है, प्लस Me, ठीक, बीटा माइनस डी के। तो यहाँ देख रहे हैं ये प्लस Me से माइनस Me कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये माइनस ZMe और ये माइनस माइनस प्लस ZMe,
तो यहाँ पे क्या बनेगा mx माइनस ZME और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं my माइनस माइनस प्लस ZME और एक कैंसिल आउट हो गया और इंटू सी स्क्वायर, है ना ये। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि माइनस ZME से प्लस ZME कैंसिल हो गया, तो यहाँ फाइनली क्या बचा, इस साइड लिख दे रही Q इज इक्वल टू बच गया कितना, mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। ये हो गई बच्चों बीटा माइनस डीके की रेस्ट मास एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्लियर, आप समझ पाए होंगे, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ बीटा माइनस डीके। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, बीटा प्लस डीके देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो बीटा प्लस डीके में बीटा प्लस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इसमें चार्ज और मास नंबर बैलेंस करते हैं 1 1 0 1 प्लस क्या निकलेगा, 0 है तो एक बढ़ के निकलेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +1 और ये हो जाएगा E और यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि 1 + 1 0। ठीक है, प्लस और यहाँ पे एनर्जी बाहर आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये +1 है, तो ये बीटा प्लस डीके का मतलब होता है बीटा प्लस जो बीटा माइनस का एंटी पार्टिकल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। इसको किस नाम से जाना जाता है, पॉजिट्रॉन। ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या था, -1 E0। इसका जस्ट अपोजिट देख रहे हैं ना, चार्ज बदल गया, मतलब चार्ज का साइन अपोजिट हो गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन ये चार्ज इक्वल तो है बट मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, साइन अपोजिट है। दूसरा इसका मास और इसका मास, दोनों का मास कैसा होता है, इक्वल, चार्ज भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज साइन अपोजिट, मास भी दोनों का इक्वल होता है। और बच्चों जब यदि मान लिया जाए +1 E0 पॉजिट्रॉन और क्या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड करे, कोलाइड टू ईच अदर, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्या एनर्जी, और इसको बोलते हैं हम गामा। ठीक है, इस 0 बैलेंस करते हैं, -1 + 1 0 0, तो ये एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो आगे अभी हम गामा डीके भी देखेंगे, है ना। तो ये मैंने पॉजिट्रॉन के बारे में बता दिया। तो क्या होगा, जब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो पॉजिट्रॉन क्रिएट होगा, और पॉजिट्रॉन क्रिएट होने के साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो कब क्रिएट हुआ था, इसके साथ क्या क्रिएट हुआ था, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसके साथ क्रिएट होता है न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो का ही एंटी पार्टिकल है। तो ये और ये भी एक दूसरे क्या है, एंटी पार्टिकल है, न्यूट्रिनो। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, एक की वैल्यू होती है, समझ गए। तो चलिए इसका जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो इसका जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं XZA और यहाँ पे बन जाएगा Y, ये हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं +1 E0। अब ये क्या होगा, +1 है, इधर Z ले आना है तो यहाँ एक माइनस करना पड़ेगा, Z -1 + 1 Z बना, और ये हो जाएगा A, ये चेंज नहीं होगा, प्लस क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो, और प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक है, ये आप देख पाए। अब बस हम इसमें क्या करेंगे, Q वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा, इसकी जो Q वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, UI - UF। ठीक है, तो UI - UF हो गया, तो फार्मूला क्या होता है, ΔM × C²। Q इज इक्वल टू, तो Q इज इक्वल टू ΔM की जो वैल्यू है वो न्यूक्लियस के मास से ली जाएगी। तो न्यूक्लियस का मास मतलब एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास को माइनस करके। तो यहाँ देखते हैं, इसको मैं यदि mx से रिप्रेजेंट कर दूँ, इससे इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस कर दिया जाएगा, -ZME माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा my से इसको यदि रिप्रेजेंट करें तो my - Z - 1 Me, ये Z है। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये प्लस
इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, तो हम इसको क्या केवल क्या लिखेंगे me, ठीक है ये, और ये क्या हो जाएगा फाइनली इंटू सी स्क्वायर एनर्जी है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, mx माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस जेड एम ई, अरे माइनस माइनस प्लस एम ई, अरे प्लस एम ई, ठीक है, सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा mx माइनस जेड एम ई, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम वाई माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, और ये प्लस 2m होगा, और ये माइनस कारण माइनस 2m होगा इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होगा जेड एम ई से जेड एम ई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं क्यू वैल्यू ऑफ बीटा प्लस डी के, मतलब बीटा प्लस डी के की जो क्यू वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू कितनी, mx माइनस एम वाई माइनस 2me, है ना, mx माइनस एम वाई माइनस 2me इंटू सी स्क्वायर। इस एनर्जी में 931.5 का मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हो गई बच्चों रेस्ट मास एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ बीटा माइनस डी के। स्टूडेंट इस कंडीशन में एक चीज़ हम ये देखेंगे कि क्या जब एक आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा या हो पाना पॉसिबल है, क्या बोला कि क्या एक आइसोलेटेड प्रोटॉन का एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो पाना पॉसिबल है। इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि ये तो प्रोटॉन का मास हो गया और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो आपको एक चीज़ पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब जो न्यूट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से ज़्यादा होता है। तो यदि ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली जो क्यू वैल्यू है निगेटिव साइन की वजह से क्यू वैल्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, मतलब Q इज लेस देन 0, Q की वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब क्या निगेटिव, जो कि इम्पॉसिबल है, एनर्जी की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। इसके पहले हमने दो डीके देखे, एक तो अल्फा और एक तो बीटा माइनस। अल्फा डीके में भी जो एनर्जी आई थी Q, इसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 थी, मतलब पॉजिटिव थी। इस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू क्या थी, Q इज ग्रेटर देन 0, मतलब कैसी, पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव, बट बीटा प्लस डीके के केस में निगेटिव है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए एक आइसोलेटेड प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो पाना इम्पॉसिबल है। तो कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इसके लिए इसी के जैसे एक सिमिलर प्रोसेस देखते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए वो भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर या के कैप्चर होता है, ठीक। तो देखते हैं स्टूडेंट, बीटा प्लस डी के को हटा करके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। है ना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में या इसको के कैप्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या होगा ये कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में होगा, बट अलग तरीके से होता ये है कि इसको समझते हैं, ये न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन है। अब ये बीटा प्लस डीके का ही पार्ट है, मतलब बीटा प्लस डीके में मैंने क्या बोला था, कब होगा, जब प्रोटॉन की संख्या किससे ज़्यादा होगी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा शो करना पड़ेगा किससे, न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज़्यादा शो करेंगे, है ना, कर दिए। तो क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है और इसका ये हो गया मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और इसके आसपास मैं क्या बना ले रहा हूँ, ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिट, ठीक है। ये हो गया के सेल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया एल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऐसे ही बना दिया। चलिए तो देखिए एक के सेल है, यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस साइड भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब है कि न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को के ऑर्बिट से या के सेल से कैप्चर करता है,
ठीक है, और कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो यहाँ का प्रोटॉन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है। क्या बोला कि न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन हो जाता है और फिर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। देखते हैं कैसे। ये न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन, इसने क्या किया, इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया प्रोटॉन के साथ, और ये क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 1 था, ये 1, देखिए 1 - 1 क्या हो गया, 0, और 1 + 0 क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 1। रिएक्शन बैलेंस है। अब बच्चों पर इसमें भी क्या होगा कि क्या इमिट होगा, साथ ही साथ न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ये कंप्लीट रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। ठीक है, तो स्टूडेंट जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शेल से न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे वैकेंसी, खाली स्थान। तो वैकेंसी जब क्रिएट होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके साइड चला जाता है इनसाइड द न्यूक्लियस, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है। क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो फोटॉन की एनर्जी के बराबर होती है, और एक फोटॉन की एनर्जी होती है E = h/ν। ठीक है, तो और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किस वेव के रेंज की होती है, ये होती है एक्स-रे के फॉर्म की। किसके, एक्स-रे। एक्स-रे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो आप समझ गए इतनी चीज। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये रिएक्शन लिखे, इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं और Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी, XZA प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम Y लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Z-1 बैलेंस करना है, और ये A ही रहेगा, और प्लस न्यूट्रिनो और प्लस एनर्जी। ठीक है, ये हो जाएगी, इसको बोल देंगे क्या, Q वैल्यू। तो Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब डायरेक्टली। तो हमको लाना क्या है, Q वैल्यू जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव शो करना है। कैसा, पॉजिटिव। ठीक, तो Q वैल्यू को पॉजिटिव शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इनिशियल कंस्टिट्यूएंट mx, और यहाँ से माइनस हो जाएगा ZMe, और ये इसी साइड है माइनस हो जाएगा Me। ठीक है, और यहाँ से माइनस होके ये वाली चीज़ इस साइड आ जाएगी, मतलब ये इसको लिखेंगे हम My यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करके इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस कर देंगे इनटू Me, और इसका कोई मास नहीं होता तो ये कोई दिक्कत नहीं इसकी, इंटू C², है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा mx माइनस ZMe माइनस Me, इसको यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हो गया माइनस My, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ZMe तो ये हो जाएगा प्लस ZMe, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा Me इंटू C², है ना। तो ये फाइनली माइनस ZMe से प्लस ZMe कैंसिल आउट हो गया, और माइनस Me और माइनस Me, एक मिनट, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस Me, और ये माइनस Me। ठीक है, और ये माइनस Me, -2Me, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ पे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का मास प्लस होगा ना, इसी साइड है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, सॉरी ये गलती हो गई थी, ये प्लस। तो ये फाइनली हम लिखेंगे Q = mx, और ये हो गया Me, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा, mx माइनस my इंटू C²। ये हो गई इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में डिसइंटीग्रेशन एनर्जी Q की वैल्यू। समझ गए इतनी चीज़ें। तो ये हो गया बीटा प्लस डी के, मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कंप्लीट। इससे अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी, ये एक्सरे के फॉर्म की होगी, इसकी एनर्जी एक फोटॉन की एनर्जी मतलब h/ν के इक्वल होती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये बीटा डी के कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं गामा डी के होता है तो क्या होता है ना।
बच्चों जब गामा डीके होता है तो इसमें चार्ज नंबर मतलब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब पेरेंट से मतलब अनस्टेबल से स्टेबल में। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई पेरेंट न्यूक्लियस है, इसका जेड एटॉमिक नंबर और मास नंबर ए है, यदि इससे बोलूँ कि गामा डीके हो रहा है तो गामा डीके होगा तो ये वाई जब बनेगा वाई, मगर इसमें क्या होता है, ये जेड ही रह जाएगा ए, नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं होता। आइए इसको समझते हैं, ये कब होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, सॉरी गामा, हाँ ठीक है, ये गामा डीके, इससे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी एक फोटॉन की एनर्जी मतलब फोटॉन की एनर्जी की इक्वल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होती है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि गामा पार्टिकल इज नथिंग बट अ फोटॉन। क्या होता है, फोटॉन। ठीक है, जिसका चार्ज भी जीरो और मास नंबर भी जीरो, चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है फोटॉन। ठीक है, तो देखते हैं कि होगा क्या जब गामा डीके होगा। तो मान लिया जाए ये इसमें न्यूक्लियस की ना तो चार्ज नंबर चेंज हो रहा है ना तो मास नंबर, मत तो गामा डीके होगा तो ना तो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने वाला है नहीं तो प्रोटॉन का नंबर। तो फिर क्या होगा, तो न्यूक्लियस की क्वांटम स्टेट चेंज होती है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है अपने कमिंग डाउन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है कौन, न्यूक्लियस, बस इतना है। और आता है तो करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है ना। इस एनर्जी लेवल का एनर्जी लेवल चेंज होगा तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होगी, एनर्जी इमिट करके आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज कॉल्ड गामा डीके। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये मान लिया जाए यहाँ पे ये ऐसा कुछ इस स्टेट में कोबाल्ट में ले रहा हूँ, क्या कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर 27 और ये 57। ठीक है, इससे क्या हो गया, मान लो बीटा प्लस डी के, क्या बोला, बीटा प्लस डी के हो गया। तो बीटा प्लस डी के होगा तो क्या बनेगा, बीटा प्लस डी के में मैंने बताया था कि जो बीटा प्लस मतलब क्या, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का +1, तो ये +1 होगा, मतलब इसको लिख ले +1 E0, तो ये +1 है तो बैलेंस करने के लिए एक माइनस हो जाएगा, मतलब ये 26 हो जाएगा, है ना। ये 26 हो गया और 26, तो यहाँ क्या बन जाएगा, आयरन Fe, और ये हो जाएगा 57, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 है। ठीक है, तो आयरन बन गया, कोबाल्ट से आयरन। क्या ये आयरन स्टेबल स्टेट में आ गया, नो, स्टेबल स्टेट में नहीं आया, ग्राउंड स्टेट में नहीं आया। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा डीके होगा। गामा डीके मतलब गामा पार्टिकल के फॉर्म में नहीं होता है, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये यहाँ से और यहाँ से यहाँ आने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है, इस समय मान लीजिए ये है इसकी एनर्जी यहाँ पे 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 46 होती, 146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आके हो गया 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये यहाँ फाइनली कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देख लेंगे क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, ये किसके फॉर्म की होगी, गामा के फॉर्म की। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। तो ये 26, 57, तो ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा रे, दैट इज कॉल्ड गामा डीके। फाइनली यहाँ आप देखेंगे तो स्टेबल ग्राउंड स्टेट में स्टेबल आयरन मिलेगा आपको, जो 26 और 57 होगा। देख रहे हैं आप कि इसमें जेड और ए चेंज नहीं हुआ यहाँ से जब यहाँ पे आया तो, है ना। तो यही है गामा डीके, कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई, बस न्यूक्लियस जो था अनस्टेबल से मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया कंप्लीट रेडियो एक्टिव डीके, जिसमें हमने अल्फा बीटा एंड गामा डीके की डिटेल में स्टडी कर ली। स्टूडेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज बताया था, बीटा की भी प्रॉपर्टीज होगी, गामा की भी होगी, मतलब इनको कंपेयर कर लेते हैं हम। बीटा जो होता है किससे, इसका मास अल्फा से कम होगा और इसका पेनिट्रेशन पावर अल्फा से थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पीड इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, मतलब अल्फा की 10⁻⁷ होती है तो इसकी होती है 2.5 × 10⁸ लाइट की स्पीड से थोड़ी ही कम। और गामा की स्पीड की यदि बात करूँगा तो होती है 10⁸ के रेंज की। ठीक है, ये मतलब इसमें 3 × हो जाएगा। क्लियर, एकदम स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, फोटॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि लाइटली पार्टिकल है। समझ में आई बात। इसके बाद
इसका पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा होगा, सबसे कम इसका होता है पेनिट्रेशन पावर, उससे थोड़ा ज़्यादा इसका होता है और इससे सबसे ज़्यादा इसका होता है। तो स्टूडेंट मैंने कंप्लीट आपको रेडियो एक्टिव डीके एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरी देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।